हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 139 शागिर्दों की ट्रेनिंग। वरुण और अरुण को शौर्य ने अपने डायमेंशन के अंदर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया था। उसके बाद उसने उन्हें इस टेस्ट के नियम बता दिए। आज इन दोनों को इस जंगल को पार करना था, वो भी बिना घायल हुए। साथ ही उन्हें शौर्य ने दिशा भी निर्धारित करके दी थी। अब बस देखना यह था कि वे लोग इसे कैसे पार करते हैं। कुछ ही देर में टेस्ट शुरू हो जाती है और दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह से निर्धारित दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त आसमान से शौर्य उन दोनों पर नजर गड़ाए बैठा था। दोनों बच्चों की उम्र कम थी मगर उनकी सूझबूझ बड़ी अच्छी थी। दोनों ने भी पहुंचते ही आसपास पानी का स्रोत ढूंढ निकाला। उसके बाद दोनों ने भी एक ट्रेन फौजी की तरह पहले तो उन्होंने पेड़ों की टहनियों को निकालकर उन्हें नुकीला बना लिया। फिर दोनों ने अपनी सांस को नियंत्रित करके एक निश्चित ताल में उन्होंने दौड़ लगा दी। शौर्य इस बात से बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने टेस्ट के अगले एलिमेंट को छोड़ दिया। ये दो जानवर थे और इनके सामने अब चुनौती रखी गई जो किसी समय शौर्य के सामने रखी गई थी। लेकिन इस बार दोनों बच्चों ने उन बच्चों और उनकी मां को भी बचा लिया था। ये देख शौर्य को थोड़ा अजीब लगा पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस टेस्ट में उनकी भूतदया को जांचा गया था और इसमें दोनों भी सफल हुए थे। शौर्य ने टेस्ट का अगला पड़ाव शुरू किया। इस पड़ाव में उसने दो छोटे जंगली जानवरों को अरुण और वरुण के सामने छोड़ दिया था। इस टेस्ट में इन दोनों की सूझबूझ और खुद को बचाने की होड़ को देखना था। दोनों भेड़ियों ने वरुण पर हमला किया। इस वक्त वरुण डर हुआ था मगर उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और आसपास के परिस्थिति का जायजा लिया। वरुण ने तुरंत एक छलांग मारी और तेजी से एक कम मोटे पेड़ के तने को पकड़कर तेजी से उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों भेड़ियों ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की पर वे दोनों कामयाब नहीं हुए। तभी शौर्य ने जंगल के दूसरी ओर देखा तो पाया कि अरुण ने एक भेड़ियों को पहले ही जख्मी कर दिया है। वह भेड़िया लंगड़ाते हुए अरुण के पीछे दौड़ रहा था तो दूसरा भेड़िया उस पर हमला कर रहा था। लेकिन अरुण ने अब तक खुद पर एक भी हमला होने नहीं दिया। कुछ देर बाद जब अरुण दौड़ते वक्त थक गया तो वह हिम्मत बांधकर अचानक पीछे पलट गया और अपने हाथ का धार नोक वाला डंडा उसने आगे कर दिया, जिस वजह से वह डंडा उस भेड़िए के कंधे में घुसेड़ दिया। डंडा जब उस भेड़िए के कंधे में आर पार हो गया, अरुण ने एक झटके से अपना डंडा निकाल लिया और तेजी से दौड़ने लगा। उसने कुछ ही देर में वह एक सुरक्षित जगह पहुंच गया। दोनों बच्चों की तेजी देख शौर्य भी खुश हो गया। इसके बाद अचानक दोनों भेड़िए गायब हो गए। उसके बाद शौर्य ने उन दोनों को नदी की ओर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में दोनों भाई नदी के दोनों छोर पर आमने सामने खड़े थे। तभी शौर्य उनके सामने हवा से पानी की सतह पर उतरा और दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों ने अपनी टेस्ट अच्छी तरह से पास की है और इसके इनाम में मैं आज तुम दोनों को इस नदी में डुबकी लगाने का मौका देता हूँ। इस वक्त अरुण और वरुण का ध्यान शौर्य के बातों पर बिल्कुल नहीं था। वे दोनों तो शौर्य के पैरों के नीचे पानी को देख रहे थे जिस पर शौर्य खड़ा था। जब शौर्य को यह एहसास हुआ कि दोनों बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं से रहे हैं तो उसने उन्हें बिना पूछे ही सीधे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और बोला, क्या तुम दोनों भी मेरी तरह पानी पर खड़े रहना और हवा में उड़ने चाहते हो? तो एक बात बता दूं कि इसे तुम्हें सीखना होगा, इसे सिर्फ दूर से घूर के कुछ नहीं होने वाला। अब से इन छोटी छोटी बातों से शौक होना बंद करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। इतना कहकर शौर्य ने उन्हें पानी में फेंक दिया। दोनों भाई जो हवा में बिना किसी सहारे के लटके थे पहले ही बहुत डर गायब, मगर जब पानी में गिरे तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हुई। कि देर तक पानी में खुद को डूबने से बचाकर दोनों ने खुद को स्थिर कर लिया। इस दौरान उनके मुंह में बहुत सारा पानी पहले ही चला गया था। उसके बाद दोनों ने उससे बिना रुके पीना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और उनकी सारी थकान दूर हो गई। उनके अंतर्गत अंग भी ऊर्जा से तंदुरुस्त हो चुके थे। शौर्य ने उन्हें कुछ देर पानी में भीगने दिया, फिर उन्हें अपनी शक्ति से किसी जानवर के बच्चे की तरह उठाया और बाहर लाया। उन्हें बाहर लाने के बाद शौर्य ने वही लाल फल निकाले और उन्हें खाने के लिए दे दिए। उन्होंने जब उन फलों को खाया तो उनके शरीर से ढेर सारा काला तरल निकलने लगा। दोनों बच्चे डर के मारे घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी शौर्य उनके सामने आया और बोला, तुम दोनों मेरे शिष्य बन चुके हो तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में बता दूं।
अभी जिस पानी में तुम दोनों नहा रहे थे वह आध्यात्मिक पानी है जिसे बाहर की दुनिया में हमारी कंपनी 2 लाख रुपए प्रति बोतल के हिसाब बेचती है। और अभी जो तुमने फल खाया था उसके अंदर एक खास तरह का तत्व है जो तुम्हारे शरीर के अंदर से सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंकता है। अब जो तुम अपनी त्वचा पे काला तरल देख रहे हो वह एक प्रकार की गंदगी है जो तुम्हारे शरीर के अंदर रहती है। जब ये गंदगी एक बार आपके शरीर से निकल जाती है तो आपका शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, जिसके बाद तुम्हारा शरीर साधना के योग्य बन जाता है। अब तुम दोनों खुद को साफ कर लो और उसके बाद हम तुम्हारे साधना के लिए दूसरी जगह जाएंगे। जैसे ही शौर्य ने अपनी बात खत्म की दोनों बच्चों ने नदी के अंदर तुरंत छलांग मार दी। कुछ ही देर में दोनों ने अपने आप को साफ कर लिया और फिर नदी से बाहर आ गए। शौर्य उसके बाद उन्हें दूसरे साफ सुथरे टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स दे दी। शौर्य ने उसके बाद दोनों के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें दोनों को लेकर वह टेलीपोर्ट हो गया। अगले ही पल तीनों महल के अंदर थे। दोनों लड़कों को माया ने और बाकी बची लड़कियां जो यहाँ रहती थी उन्होंने उन्हें देखा तो वे सब चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा हैरान तो दोनों लड़के थे। उन्होंने जब माया, चित्रा और बाकी लड़कियों को देखा तो उनके मासूम दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इसे देख शौर्य ने दोनों के सिर पर एक चपत लगाए और बोला, वे सब लोग बहुत शक्तिशाली है और इनमें से कुछ लोग इंसान नहीं है, इसीलिए इन्हें घूरना बंद करो और अब मेरे पीछे आओ। दोनों बच्चों ने अपनी नजरें झुका ली और शौर्य के पीछे चले गए। तभी न रहकर वरुण बोला, सर ये सारी लड़कियों आपकी गर्लफ्रेंड्स है। जब शौर्य ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। शौर्य ने अपने एक्सप्रेशन सख्त किए और बोला, वे सारी लड़कियां मेरी बहनों की तरह है और वो दोनों खूबसूरत बालाएं इंसान नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके होंगे। अब तुम दोनों अंदर आओ और मेरे सामने बैठ जाओ। शौर्य के निर्देशों के अनुसार दोनों बच्चे उसके सामने बैठ गए। शौर्य ने फिर अपने ज्ञान को उनके माथे पर हाथ रखकर उनके मस्तिष्क में ट्रांसफर कर दिया। कुछ ही देर में दोनों बच्चों को शौर्य ने भैरव साधना के निम्न स्तर की तकनीक और तांडव युद्धकला का ज्ञान दे दिया। जब दोनों बच्चों को साधना और उसकी गहराई की जानकारी हुई दोनों को मानो कोई शौक लगा हो। कुछ देर बाद शौर्य ने उन्हें उनके लिए 2 अलग अलग साधना चैम्बर दे दिए। उसके बाद शौर्य ने माया को उनकी जिम्मेदारी दे दी और वह खुद वहां से बाहर चला आ गया। बाहर आते ही चीफ और उनके बहू ने बच्चों के बारे में पूछा तो शौर्य ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वे दोनों अगले 2 महीनों तक ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं। वे दोनों अब सीधा 2 महीनों के बाद वापस आ जाएंगे। आप लोगों को अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब शौर्य ने उन्हें इस बात की गारंटी दी कि दोनों बच्चे अब सेफ हैं तो चीफ और उनकी बहू ने चैन की सांस ली। इसके बाद शौर्य अपने कमरे में चला गया और उसने सिस्टम से कहकर उसकी मिशन पर गई उन लड़कियों से कांटेक्ट किया और उनसे पिशाचों और कली के करंट लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी। लेकिन अभी तक वे लोग इस काम में सफल नहीं हुए थे। अब तक उन्हें बस इतना पता चला था कि पिशाचों का ठिकाना साइबेरिया के पहाड़ी इलाकों में है, लेकिन उनके किले का कोई ठिकाना उन्हें नहीं मिला। इसके बाद शौर्य ने सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के मदद से रिकॉर्ड की और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी शौर्य को उसके बड़ी चाची का फोन आया। शौर्य ने झट से फोन उठा लिया और बोला, माँ बोलिए क्या बात है, आपने मुझे इतनी रात को कैसे कॉल किया। ये सुनकर उसकी बड़ी चाची दूसरी ओर से बोली, हमने तो तुम्हें कोई फोन करने का प्लान नहीं बनाया था मगर क्या करूं मुझसे रहा नहीं गया। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए दिवाली में ये सरप्राइज ट्रिप प्लान की है। वे लोग कल शाम तक वहां पहुंचने वाले हैं। अगर कोई लड़की तुम्हारे घर पर रहती होगी तो उसे तुम अभी बाहर हकाल दो। तुम्हारे दादाजी को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर शौर्य झल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद इस बात का ध्यान रखा है। वैसे भी तुम कितनी भी तैयारी कर लो तुम्हारी गाड़ी का एक पहिया तो कम से कम मुझ शौर्य के सामने निकल जाता ही है। तभी बड़ी चाची प्यार से कहती है, शौर्य कभी कभी ऐसे डिनर के लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। और इसे तुम्हारे दादाजी ने खास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज के तौर पर प्लान किया है। मैं नहीं चाहती आप 2 दिनों बाद के प्लान की वजह से तू अपना आज का दिन खराब कर लो। शौर्य ने जब उनकी बात सुनी तो उसने अपना गुस्सा थोड़ा किया और अपनी चाची से माफी मांगते हुए कहा, माँ मैं तो भूल ही गया था कि मेरा गुस्सा गलत जगह निकल रहा है। और मेरी कहाँ कोई गर्लफ्रेंड है जिसे मुझे छुपाना पड़ेगा। आप लोग आराम से कल आ जाना। इतना कहकर शौर्य ने अपना फोन रख दिया। कुछ देर बाद शौर्य नीचे में हॉल में पहुंच गया और पूरा खाना उसका फेवरेट बनाया गया था।
आज का खाना वरुण और अरुण के माँ ने बनाया था। सभी ने बड़ी खुशी के साथ खाना खा लिया। खाने के बाद जब सभी लोग जाने वाले थे तभी शौर्य ने कल के डिनर पार्टी के बारे में बता दिया, जो एक सरप्राइज के घर पर होने वाली है। उसने सभी लोगों को कहकर सामने दादाजी को एहसास नहीं होने दिया कि ये इवेंट एक सरप्राइज इवेंट नहीं रहा। अब क्या होने वाला है आगे।